निजीकरण से देश का विकास होगा। खान सर का हम वीडियो देख रहे थे। खान सर बताते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है, और सबसे ज़्यादा अगर मदद किया तो सरकारी अस्पतालों ने मदद किया कि देश का सबसे सर्वोच्च संस्थान जेएनयू, जामिया और बीएचयू निजीकरण के दायरे में नहीं है। ये तीनों सरकार। मेरा नाम सानू आनंद है और आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं गंगा घाट पर और बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पब्लिक तंत्र न्यूज़ के चीफ एडिटर रंजित जी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे निजीकरण के मुद्दों पर कि आखिर निजीकरण है क्या। तो पब्लिक तंत्र में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने जो सब्जेक्ट चुना है वो निजीकरण पर है। मेरा मानना है कि निजीकरण एक खटमल चूस व्यवस्था है जो भारत में लाई गई है, और हर देशों में निजीकरण है, लेकिन भारत का निजीकरण कुछ अलग है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिस तरह से खटमल, जब आप खाट पे सोएंगे, जब आप चौकी पे सोएंगे तो नीचे से खटमल जो है वो काट काट कर आम आदमी को परेशान कर देता है। ठीक उसी तरह से निजीकरण की जो व्यवस्था है वो है, आम आदमी का जीना दुर्लभ कर देता है। आम आदमी का शोषण का ही दूसरा नाम निजीकरण है। निजीकरण यानी मुनाफे के लिए लाई जाती है। निजीकरण एक अधिकार को जन्म देता है जो अंत में आप ये कह सकते हैं कि मुनाफे के लिए मानवीय इंसानियत की सीमा जो है उसको पार कर देता है। यानी आप कह सकते हैं कि शोषण का जननी निजीकरण से होता है। आप जैसे बता रहे हैं कि निजीकरण शोषण की जननी है, तो क्या बड़े बड़े देशों में निजीकरण लगाए गए हैं, तो क्या बड़े बड़े देशों में भी निजीकरण शोषण का कारण है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें पहले ये सोचना पड़ेगा कि भारत का निजीकरण और आम देशों का निजीकरण। आम देशों का जो निजीकरण है वह क्लास फैक्टर में बदल जाता है, अमीरी और गरीबी में। लेकिन भारत का निजीकरण जो है वो जातीय सेक्टर में बदल जाता है। उसका मैं आपको एक पहलू आपको बताता हूँ। भारत में निजीकरण आरक्षण को ख़त्म करने के लिए लाई गई है। 2011-12 को आप याद कीजिए, भाजपा का एक सुप्रसिद्ध नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा था कि आरक्षण को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन आरक्षण रूपी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए एक विकल्प है जिसका नाम निजीकरण है। वो अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे थे, हम आपको प्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं। और निजीकरण भारत में जातीय जो एकजुटता है उसको बढ़ावा देता है। भारत में जातीय तानाशाह को बढ़ावा देता है। आपको यकीन नहीं होगा, भारत में जितने भी निजी व्यवसायीकरण है, जितने भी करोड़पति अरबपति हैं, उसकी जाति का अध्ययन कीजिए, आपको पता चल जाएगा। भारत में जितने भी लोगों को लोन दिया गया है और जो बैंक डिफ़ॉल्टर हैं, जो पैसे लेकर भाग गए हैं विदेश, उनकी आप जातीय तौर पर अध्ययन करेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि भारत में निजीकरण नहीं बल्कि ये जातीयकरण, जातीय एकजुटता में तब्दील हो गई है, जिसके कारण SC ST OBC समाज के लोग गरीबी का शिकार हो रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं कि भारत में निजीकरण इसलिए लाई गई है कि आर्थिक तौर पर कंगाल बना दिया जाए इस देश को, इस देश के बहुसंख्यक समाज को। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि गरीब सवर्ण को भी कंगाल बना दिया जाए। लेकिन ये कहेगा कौन? क्योंकि अमीरी और गरीबी पर सबसे ज़्यादा अगर हावी होता है तो वो जातीय सेक्टर है। है कि निजीकरण से देश की व्यवस्थाएं बदलेगी, सरकारी तंत्रों के कर्मचारियों के काम करने का तरीका बदलेगा। आप इस शब्द को कैसे खतरनाक बता रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक मेंटलिटी सेट किया गया है देश के अंदर कि सबका साथ सबका विकास, या फिर निजीकरण से देश का विकास होगा। और लोग कहते भी हैं कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती। आपको यकीन दिला दें कि देश का सबसे सर्वोच्च संस्थान जेएनयू, जामिया और बीएचयू निजीकरण के दायरे में नहीं है। ये तीनों सरकारी है, ठीक है। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि काम नहीं करेंगे। निजीकरण को इसलिए लाया गया है ताकि सरकारी जो व्यवस्था है, जो
जहाँ पे सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं, उसको बर्बाद किया जाए। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि आज जियो इतना क्यों विकसित हुआ। जियो का विकसित होने का बस एक ही कारण है कि बीएसएनएल को धरातल में मिला दिया मोदी सरकार ने। दूसरी बात हम आपको बताते हैं, निजीकरण से आपने कहा कि आपके पास कई उदाहरण हो सकते हैं। भारत में तेजस ट्रेन आया। तेजस ट्रेन आने के बाद ये पहली ट्रेन थी जो दिल्ली से लेकर लखनऊ या फिर जहाँ भी कह लें यूपी के लिए चलवाई गई थी। इसका किराया आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है, यानी SC ST OBC के बच्चे हैं उसको तो नौकरी समाप्त कर दिया गया निजीकरण की। ये सरकार का स्टेटमेंट बता रहे हैं कि भारत में निजीकरण की जो व्यवस्था है उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। मतलब साफ तौर पर ये कह रहे हैं भारत सरकार कि अब आप नौकरी की तलाश छोड़ दीजिए, यानी SC ST OBC के बच्चे नौकरी की तलाश छोड़ दें। वो पढ़ना लिखना वो बेकार के पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है। अब आप कहते हैं कि ये कैसे शोषण करता है। जब ये तेजस ट्रेन की मैं बात कर रहा था, तेजस ट्रेन में ये हुआ था कि बहुत सारी महिला लड़की लोग उसमें काम करती थी, उसके साथ भेदभाव हुआ, उसके साथ शोषण किया गया। यानी कि जो यात्री होते थे वो यात्री उसके साथ प्राइवेट पार्टों को छूते थे, तो उन्होंने शिकायत किया। शिकायत करने के बाद उल्टे वो जो लड़कियां शिकायत की उसको बिना पेमेंट दिए हुए निकाल दिया गया नौकरी से। अगर ये सरकारी होता तो उसे निकाला नहीं जाता। अगर ये सरकारी होता तो उसमें SC ST OBC के भी बच्चे होते। अगर ये सरकारी होता तो हम ये कह सकते थे उस लड़की के साथ जो छेड़छाड़ की घटना हुई वो कोर्ट जा सकती थी, लेकिन वो लड़की कोर्ट नहीं जा पाई क्योंकि वो निजीकरण है। आप कैसे जा सकते हैं कोर्ट? अगर आपको शोषण का शिकार बनना है, अगर इस देश में SC ST OBC के बच्चे को जॉब नहीं चाहिए तो भारत में निजीकरण उसके लिए अच्छा है, एक जातीय फैक्टर के लिए अच्छा है, एक पूंजीपति के लिए बहुत बढ़िया सेक्टर है। आपको यकीन नहीं होगा, जब से ये मोदी की सरकार आई है उसके बाद आप देखेंगे कि आर्थिक विषमताएं धीरे धीरे आकाश और ज़मीन का फ़र्क दिखने लगा। उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि निजीकरण का काफ़ी तीव्रता से विकास हुआ है। ये समझ लीजिए कि मोदी सरकार के आने के बाद वैश्विक महामारी के दौरान सब कुछ ठप था, आम आदमी का जीना दुर्भर हो गया। लेकिन इसी वैश्विक महामारी के दौरान लगभग 41-42 अरबपति इस देश में, पृथ्वी पर, इस भारत में अवतार ले लिए। वो कहाँ से लिए? जब सब चीज़ ठप था तो आपको घाटा लगना चाहिए था, लेकिन ये घाटा कहाँ लग रहा? ये अरबपति पैदा हो रहे। ये अरबपति कहाँ से पैदा हो रहे भाई? इसका मतलब है कि कोई कमज़ोर तबका है, उसका पैसा केंद्रित होकर इन जो पूंजीपति है उनके दराजों में, उनके भंडारों में, उनके गोदामों में एकत्रित हो गया, जिसके कारण ये लोग अरबपति बन गए। और वो लोग जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के हैं, वो लोग जो सवर्ण गरीब हैं, वो काफ़ी गरीब हो गए, वो कुपोषण का शिकार होते गए। अब आम लोगों की ज़िंदगी देख लीजिए। तीसरा उदाहरण आपको बता रहे हैं, जब इस देश में वैश्विक महामारी आई थी तो उस वक्त निजीकरण वाले अस्पताल फ्री नहीं था। सबसे ज़्यादा अगर मदद किया तो सरकारी अस्पतालों ने मदद किया। सबसे ज़्यादा अगर मदद किया तो सरकार के द्वारा जो चलाया गया अस्पताल है, जो सदर अस्पताल है, PMCH है, एम्स है, और भी बहुत सारे अस्पताल हैं जो सरकार के अंतर्गत आती है, वही लोग इलाज कर रहे थे, वही डॉक्टर इलाज कर रहे थे। तो हम किस आधार पर कह सकते हैं? लेकिन दूसरी तरफ अगर आप निजी अस्पतालों की बात करेंगे तो उससे पहले आप एडमिट किए, कोरोना का पेशेंट एडमिट करता था, उसके जस्ट बाद आप एडवांस के लिए 50,000 रुपया दे दीजिए। काला बाजारी हुआ है ऑक्सीजन का इसी देश में, इसी निजीकरण व्यवस्था में। अगर सरकारी होता तो ये ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता था। हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि भारत में जो निजीकरण की व्यवस्था लाई गई है
वो खटमलचूस व्यवस्था है, वो धीरे धीरे भारत को कंगाली की ओर धकेल रहा है। वो धीरे धीरे SC ST OBC के बच्चे को, SC ST OBC की ज़िंदगी को तबाह करने के लिए लाया गया है। लेकिन कोई माने तब तो, अगर नहीं भी मान रहा है कम से कम समझने के लिए तैयार हो तो। अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। अभी मैं निजीकरण के मुद्दों से हटकर एक बात करूंगा कि पटना के चर्चित खान सर बताते रहते हैं कि EVM में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, EVM के द्वारा कोई अपनी सरकार नहीं बना सकता है। लेकिन आपके कई फेसबुक पोस्ट के द्वारा यह आप बता रहे होते हैं कि सरकारें खुद के लिए EVM के साथ छेड़छाड़ करती है और EVM के साथ अपनी सरकार बनाती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, खान सर जो बता रहे हैं, सबसे पहले खान सर जो बताते हैं वो अधूरा रहता है। भारत में EVM से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं। ये मैं 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जज का जो फैसला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2009 ईस्वी में यहाँ से सुब्रमण्यम स्वामी गए थे जापान में EVM से चुनाव नहीं होता। खान सर को ये बताना चाहिए कि अगर EVM से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है तो विकसित कंट्री अमेरिका, जापान, रूस EVM पर क्यों नहीं चलता है? कि भारत में जब तक EVM रहेगी, EVM से बहुत सारी सरकार बनेगी और वो बनाई जाती है। आपका ये भी तर्क हो सकता है कि दूसरे राज्यों में क्यों नहीं बन पाती है। भाजपा इतना मूर्ख नहीं है, भाजपा शातिर दिमाग से हमेशा काम लेती है और भाजपा ही EVM से दूसरे प्रदेशों में सरकार बनवाती है। EVM से कहीं भी आप दुनिया के विकसित कंट्री का अध्ययन कर लीजिए, वहाँ पर EVM से चुनाव नहीं होता है। उसका कारण यही है। अमेरिका आप चले जाइए, अमेरिका में स्थानीय निकायों का चुनाव EVM से नहीं होता है। इसी देश में EVM से चुनाव क्यों होता है? दूसरी बात, खान सर का हम वीडियो देख रहे थे, खान सर बताते हैं कि EVM में गड़बड़ी नहीं होती है और VVPAT की मशीन लगी होती है। तो खान सर को ये भी बात बताना चाहिए कि जब EVM पर इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं तो कभी कभार EVM और VVPAT की जो गिनती है दोनों का हो जाना चाहिए। बहुत कम परसेंटेज की मात्रा में VVPAT की गिनती होती है। क्यों होती है? कभी काल उसी से हो जाना चाहिए, EVM को छोड़ देना चाहिए। अगर मान लीजिए कि चुनाव आयोग इतने निष्पक्ष हैं तो VVPAT की गिनती हो जानी चाहिए और EVM को छोड़ देना चाहिए। थोड़ा सा वक्त लगेगा, आम जनता को भरोसा हो जाएगा, आम विपक्षी पार्टी को भरोसा हो जाएगा कि EVM में से गड़बड़ी नहीं होती है। लेकिन EVM से गड़बड़ी होती है। अगर EVM से गड़बड़ी नहीं होती तो विकसित कंट्री वाले आज EVM के दौर से चल रहे होते, वो बैलेट पेपर पर नहीं चल रहे होते।